Assalamualaikum everyone. I hope that you all are fine, safe and indoors. Before watching this video, I request you all that please subscribe to this channel and push that bell icon and turn on your notifications so you never miss any update from this channel. Thank you. इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कैसे आपने सॉल्व करनी है। उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपसे डिस्कस करूंगी। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके टोटल 3 क्वेश्चंस हैं और जितनी भी इसमें क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं इनके नोट्स की जो पिक्चर्स हैं वो इस वीडियो के लास्ट में जो मैं ऐड कर दूँगी, तो आप लोग उससे स्क्रीनशॉट लेके उसको नोट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में वीडियो होगी और लास्ट पे इसके नोट्स की पिक्स होंगी। तो 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यानी ये जो हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन हैं ए से लेके एच तक, तो इन मैट्रिसेस का हमने ऑर्डर बताना है कि इनका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बताने का मेथड जो है मैंने आप लोगों को बताया था मैट्रिक्स की डेफिनेशन वाले लेक्चर में, जिसमें हमने रोज़ और कॉलम्स भी पढ़े थे कि रोज़ हमारे पास क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। तो मैंने आप लोगों को उसमें बताया था कि किस तरह से हम लोग किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं। यानी अगर हमारे पास यहाँ पे देखें, यहाँ पे जैसे ए नेम का एक मैट्रिक्स है और इसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 -5 एंड 6। यानी कि अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल शेप में अपनी डायरेक्शन में अपनी पेंसिल रखते हैं, यहाँ पे 1 2 यानी 2 रोज़ हैं, तो पहले आप लोग इस तरह से लिखेंगे नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल एम के होते हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ जो उनको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं वो भी 2 ही हैं। इस डायरेक्शन में अगर वर्टिकल डायरेक्शन में रखते हैं पेंसिल तो हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स आ जाते हैं। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो उनको एन से डिनोट करते हैं हम लोग। पहले आप लोग इस तरह से इसी सीक्वेंस में सारे क्वेश्चंस करने हैं। स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस मैंने इस सीक्वेंस से किए हैं, बाकी जो है शॉर्ट जो है उनका बस ऑर्डर लिख दिया। लेकिन आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं या अपनी नीट नोटबुक्स पे अगर करते हैं इसको, तो आप लोगों ने सब क्वेश्चंस को, सब मैट्रिसेस के ऑर्डर को इस मेथड से लिखना है, ठीक है। इससे आपके मार्क्स जो अच्छे हो जाते हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू 2, नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल टू एन इक्वल टू 2, ठीक है। यानी एम से नंबर ऑफ़ रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग और एन से नंबर ऑफ़ कॉलम्स को, और फिर बाद में उनके नंबर्स लिख देने। फिर आप लोग लिखेंगे ऑर्डर ऑफ़ ए, यानी मैट्रिक्स ए का ऑर्डर अब आप लोग लिखने लगे हैं एम बाई एन, इसी तरह से लिखा जाता है ना। और फिर m की जगह पे उसका नंबर लिख देंगे और n की जगह पे उसका नंबर लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ़ ए क्या आता है 2/2। इसी तरह से मैट्रिक्स बी में भी देखें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसी तरह से आप लोग नंबर ऑफ़ रोज़ लिखेंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखेंगे, फिर बताएंगे कि ऑर्डर ऑफ़ बी क्या है m/n यानी 2/2, ठीक है। इसी तरह से सारे क्वेश्चन हैं, सारे मैट्रिसेस जितने भी गिवन हैं यहाँ पे एच तक, उनके ऑर्डर को आप लोग इसी तरह से लिखेंगे। अब इस मैट्रिक्स में देखें एक रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका क्या ऑर्डर होगा 1/2। इसमें देखें 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है और इसका ऑर्डर होगा 3/1। और इसमें देखें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 3/2। और एफ़ वाले का होगा 1/1 क्योंकि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है। इसमें 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं और इसका ऑर्डर होगा 3/3। और एच में 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, यानी इसका ऑर्डर होगा 2/3। आपने सब क्वेश्चंस को उस सीक्वेंस से करना है, इस सब मैट्रिसेस के ऑर्डर को उस सीक्वेंस से लिखें जैसे मैंने ए और बी को किया हुआ डिटेल से। पहले नंबर ऑफ़ रोज़ लिखेंगे आप लोग, फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखेंगे, देन ऑर्डर बताएंगे उस मैट्रिक्स का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। मैं आप लोगों को ये भी बता चुकी हूँ कि इक्वल मैट्रिसेस कौन कौन से होते हैं, जिनके ऑर्डर भी इक्वल हों और एलिमेंट्स भी उनके सेम हों, इवन कि उनके साइंस भी सेम होने चाहिए। तो इस तरह के जितने भी मैट्रिसेस होते हैं हमारे पास वो इक्वल होते हैं। तो आप लोग इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन हैं ए से जे तक, ठीक है। तो पहले आप लोगों ने फर्स्ट वाला मैट्रिक्स लेना है, यानी ए को बाकी मैट्रिसेस के साथ कंपेयर करना है। यानी अब यहाँ पे हमारे पास ए में सिर्फ एक एलिमेंट है 3, बी से इसको कंपेयर करें, बी के इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब सी में देखें एक ही एलिमेंट इसको कंसिडर हम लोग करेंगे 5 - 2 को, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आता है 3 आ जाता है, ठीक है। 5 - 2 इक्वल होता है 3 के, यानी अब ये ए जो है सी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया सॉल्व करने के बाद। इसी तरह से बाकी देखें, बाकी जो है कोई भी इसमें सेम नहीं हो सकता क्योंकि सब में 1 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, जबकि बाकी सारे मैट्रिसेस के ऑर्डर जो हैं डिफरेंट हैं। तो ए जो है किसके इक्वल है सी के। तो आप लोग पहले इस तरह से इसको लिख लेंगे कि ए सी के इक्वल है। अब बाकी नेक्स्ट जो मैट्रिक्स हमारे पास है बी, उसको कंपेयर कर लेते हैं। बी में हमारे पास एक रो है और 2 कॉलम हैं, 3 और 5 ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब सी को हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि वो ए के इक्वल आ चुका है। तो अब डी से कंपेयर करें, डी में भी वही ऑर्डर है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पहले 5 है फिर 3 है, यहाँ पे 3 पहले है, तो ये सेम नहीं है, ऑर्डर इनका सेम है लेकिन ये इक्वल नहीं है, इनके एलिमेंट सेम नहीं है। नेक्स्ट इसका ऑर्डर ही डिफरेंट है, इसका भी ऑर्डर डिफरेंट है, इसका भी। और
यहाँ पे एच जो है ये भी डिफरेंट है। नेक्स्ट अगर आप लोग आई देखते हैं, आई वाला मैट्रिक्स, इसको भी, इसमें पहला एलिमेंट 3 है, जबकि दूसरे को सॉल्व करते हैं, जब हम इस वाले एलिमेंट इसके सॉल्व करेंगे 3 + 2 करेंगे तो 5, यानी कि 3 और 5, यहाँ पे भी 3 और 5 हो जाएगा। इट मीन्स कि बी इक्वल होगा मैट्रिक्स आई के। तो इसको भी इस तरह से लिख लेंगे, बी इक्वल है आई के, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास ए भी हो गया, यानी ए जो है वो सी के इक्वल आ गया था, इन दोनों को छोड़ देंगे, और बी इक्वल आ गया आई के। अब इन 4 मैट्रिसेस को छोड़ के बाकी को कंपेयर करना है। डी में हमारे पास क्या है, डी में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं 5, 3। अब इस जैसा ऑर्डर जो है बाकी हमारे पास जितने भी मैट्रिसेस बचे हैं उसमें से किसी का भी ऑर्डर इससे मिलता नहीं है, ठीक है। तो इसको स्किप कर देंगे क्योंकि ये किसी के भी इक्वल नहीं आता, इसको स्किप कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स ई। मैट्रिक्स ई में 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, और एलिमेंट्स इसमें कौन कौन से हैं, 4, 0, 6, 2। तो इसको कंपेयर करते हैं, इनका ऑर्डर डिफरेंट है, इसका भी डिफरेंट है, इसका और इसका सेम है, ई और एच सेम है, ठीक है। और नेक्स्ट आई हो चुका था। अब आगे जो जे है हमारे पास, जे में देखें, इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2 और 2 क्या होता है, 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2। तो ये भी जे भी इसके इक्वल आ जाता है। ई, एच और जे जो हैं ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह से आप लोग लिख लेंगे, ई इक्वल टू एच इक्वल टू जे। इसका यही मतलब होता है कि ये तीनों मैट्रिक्स जो हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं, यानी ई जे के इक्वल भी है और एच के इक्वल भी है। इसी तरह से एच जो है वो ई के इक्वल भी है, जे के इक्वल भी है, और इसी तरह से जे इक्वल है एच के भी और ई के भी। बाकी हमारे पास 2 मैट्रिसेस बचते हैं, एफ़ और जी। एफ़ में हमारे पास 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, और एलिमेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से हैं, 2 और 6। अब यहाँ पे जी बचा है और किसी के साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते, जी को सॉल्व कर लेते हैं। 3 - 1 हमारे पास होता है 2, और 3 + 3 होता है 6, ठीक है। तो ये इक्वल आ जाता है एफ़ वाले मैट्रिक्स के। तो आप लोग इसको इस तरह से लिख लेंगे, एफ़ इक्वल्स टू जी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कुछ इस तरह से गिवन है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। यानी हमें क्वेश्चन में एक इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन हमारे पास इस तरह से होती है ना, x² + y² इक्वल होगा 1 के। तो अगर जिन नंबर्स के बाद इक्वल का साइन आता है तो ये एक इक्वेशन बनाती है, ठीक है। आगे इक्वेशंस की भी डिफरेंट टाइप्स हम लोग जो हैं दूसरे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, उनको दूसरे चैप्टर्स वो एक अलग से लेक्चर होगा। लेकिन अगर आपको एक मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो हमारे पास इक्वेशन की एग्जांपल कुछ इस तरह से आती है, सिंपल इक्वेशन जो होती है। लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में मैट्रिसेस की बात हो रही है, तो इस वजह से इनके दरमियान में इक्वल का साइन है, इसलिए इनको मैट्रिक्स इक्वेशन कहा गया है, यानी मैट्रिक्स जो हैं उनकी इक्वेशन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ये मैट्रिक्स इक्वेशन उन्होंने क्यों लिखा है। अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है, हमने ए बी सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब यहाँ पे इन्होंने इक्वल का साइन दिया हुआ है मिडल में 2 मैट्रिसेस के, इट मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इक्वल का साइन गिवन है, दैट्स वाई। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसमें भी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। अब इसके हर एलिमेंट को उसी वाली जगह पे जो दूसरा एलिमेंट होगा उससे कंपेयर कर लेंगे और उसके इक्वल लिख लेंगे, ठीक है। यानी कि अब हमने इसमें से 4 इक्वेशंस बनानी है, क्योंकि 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, और 4 इक्वेशंस बना लेंगे। इक्वेशंस कैसे अब आपने बनानी है, यहाँ पर जो पहला एलिमेंट है ए + सी है, उसको इक्वल लिख देंगे हम लोग नेक्स्ट वाले मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के, यानी ए + सी इक्वल आ जाएगा 0 के। इसी तरह से a + b इक्वल्स टू -7, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन आ जाती है। थर्ड वाली इक्वेशन है c - 1 इक्वल्स टू 3, और फोर्थ वाली है 4d - 6 इक्वल्स टू 2d, ठीक है। इस तरह से 4 इक्वेशंस आ जाती हैं हमारे पास। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व इसलिए करना है क्योंकि हमने a b c और d की मेन जो इसमें पूछी गई है बात वो ये है, a b c और d की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो अब फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है a इसमें गिवन है और c है, जो दोनों की हमें वैल्यूज़ नहीं पता, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देंगे अभी। अब नेक्स्ट में भी देखें a + 2b है, तो इसमें हमें a की भी वैल्यू नहीं पता, b की भी नहीं पता, दैट्स वाई हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। थर्ड वाली इक्वेशन में देखें c - 1 इक्वल्स टू 3, यानी इसमें बस c गिवन है, बाकी c यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी जो a b और d में से कुछ भी नहीं है। तो इसको हम लोग लेंगे, यही यहाँ पे इस वक्त है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 अल्फ़ाबेट्स नहीं है, सिर्फ सिंगल अल्फ़ाबेट है। तो इसको हम इजीली -1 को अगर इक्वल की साइड पे ले जाते हैं तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से इसी वजह से हम लोग पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, थर्ड वाली। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका मेथड ये होता है कि आपने पहले रेफरेंस लेना होता है कि आप लोग किससे ये लिख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी जो हमने इक्वेशन ऊपर बनाई है उसमें जो थर्ड वाली इक्वेशन थी
इक्वेशन थी उसमें से हमने लिया ये इसको और लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 3। क्या है वो इक्वेशन? c माइनस 1 इक्वल्स टू 3। तो -1 को अगर इक्वल की उस साइड पे ले जाते हैं तो वो हमारे पास +1 में चेंज हो जाता है, ठीक है। माइनस जो है इक्वल की उस साइड पे जाके प्लस में चेंज हो जाता है और प्लस जो है इक्वल की उस साइड पे जाके माइनस में चेंज हो जाता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में अगर हो तो इक्वल की उस साइड पे जाके डिवीजन में चेंज हो जाता है वो, और डिवीजन की फॉर्म में अगर हो तो इक्वल की उस साइड पे जाके मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। तो अगर हम लोग -1 को इधर ले जाते हैं वो +1 में चेंज हो जाएगा। 3 + 1 हमारे पास 4 आ जाएगा। इट मीन्स कि c की वैल्यू 4 आ गई है। c की वैल्यू आ चुकी है। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, फोर्थ वाली इक्वेशन लेनी है। इसमें देखें, इसमें भी एक ही अल्फ़ाबेट है, ठीक है, सिर्फ d है, d के अलावा कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। इट मीन्स कि इसको भी सॉल्व करके हम इसमें से d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसीलिए इसी तरह से सेम मेथड होगा। इसके लिए भी पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4d - 6 = 2d। ये इक्वेशन है हमारे पास। और अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 2d इक्वल की इस साइड पे है, इसको इक्वल की उस साइड पे लेके जाके -2d में चेंज कर देंगे, और -6 है इक्वल की उस साइड पे जाके +6 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये आ जाता है 4d - 2d = 6। इस तरह से इक्वेशन आ जाती है। अब यहाँ पे 4d है और यहाँ पे 2d है, यानी इसको हम आपस में माइनस कर देंगे, ठीक है। और माइनस करने के बाद 2d आ जाता है, 2d = 6, और यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई हो रहा है 2d के साथ। 2 जो है वो d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और इक्वल की साइड पे आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगी उसकी। कटिंग करने के बाद 2 3 6, 3 बचता है हमारे पास। इट मीन्स कि d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 3। अब हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई है, d की वैल्यू भी। अब बाकी जो 2 इक्वेशंस हमारे पास बची हैं 1 और 2, इसमें क्या क्या हमें गिवन है। फर्स्ट वाली इक्वेशन में a और c गिवन है। a और c में से हमारे पास c की वैल्यू आ चुकी है। अगर हम इसमें c की वैल्यू पुट करते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद a की वैल्यू अगर यहाँ से आ जाती है तो फिर नेक्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखें जी, अब यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू आई थी 4। यहाँ पे पहले स्टेटमेंट आप लोग लिखेंगे पुटिंग c = 4 इन इक्वेशन 1, यानी जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास a + c = 0, उसमें c की वैल्यू पुट करेंगे। c की जगह पे लिखेंगे 4, और 4 जो है +4 है यहाँ पे इक्वल की साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। जब -4 हो जाएगा, 0 में से -4 करेंगे तो 0 तो मतलब कुछ भी नहीं है, तो 0 में से माइनस करेंगे तो 0 -4 ही आएगा। तो a इक्वल आ जाएगा -4 के। अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई c, d और a की। अब जो हमारे पास सेकेंड वाली इक्वेशन थी जो कि थी a + 2b = -7, उसमें हम लोग अगर a की वैल्यू पुट करते हैं जो कि -4 आई है, तो उसके लिए स्टेटमेंट आप लोग लिखेंगे पुटिंग a = -4 इन इक्वेशन 2। सेकंड इक्वेशन में -4 वैल्यू पुट की। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, ये इसी -4 को इक्वल की साइड पे लेके जाके +4 में चेंज कर दिया, और -7 और +4 क्या होते हैं, -3 होता है, ठीक है। अगर साइन दोनों नंबर्स के डिफरेंट हों तो फिर हम लोग माइनस करते हैं, प्लस माइनस हो और तो माइनस किया जाता है, और अगर बड़े नंबर के साथ जो वैल्यू होती है, साइन होता है, वो फिर आंसर के साथ आता है। यानी बड़ी वैल्यू यहाँ पे 7 है और उसके साथ साइन माइनस का है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -3। अब यहाँ पे 2b जो है b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इस तरह से हमारे पास b की वैल्यू आती है -3/2। अब इस तरह से हमने a b c d चारों वैल्यूज़ जो हमने फाइंड करनी थी वो कर ली हैं। यहीं पे क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में पूछा ही यही था कि हमें a b c और d की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए कहा था। तो अब इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व की एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए करूँगी एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करूँगी। और अगर आपको लेक्चर समझ आया है और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.